जो स्टार्ट करना है कहानी। आज हम लोग जो कहानी शुरू कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मेरा टारगेट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो कुछ मैक्सिमम आज हम कर सकते हैं वो सारा करें। फिर से इस बार के सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी हमारे कवर हो, साथ में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए वो भी हो जाए। अच्छा, आप सभी को मैंने नोट्स दिए मेरे एंड पर, वो नोट्स निकालो फटाफट फास्ट। बेटा पूछा मुझे भी लाके दीजिए वो नोट्स फटाफट फास्ट। नोट्स निकालने, अपनी अपनी रफ कॉपी निकालने, नोट्स निकालने, अपनी अपनी रफ कॉपी निकालने। हम नोट्स वाइज एक एक क्वेश्चन समझते जाएंगे। बीच के अगर कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है तो वो मैं आपको कॉपी में नोट कराऊंगा। तो अपनी अपनी रफ कॉपी निकालने फटाफट। और जो नोट्स हैं ये वाले नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री कंटेंट में मिलेंगे। फिजिक्स के नोट्स हैं ये। इसमें आप आइए सबसे लास्ट चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत गिने चुने क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन फिर भी इसके बेसिक फंडे हमारे समझना बहुत अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1, पेंसिल से या पेन से इस पर टिक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। व्हाई डस, ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, राइट? इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डस अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? दिख गया सबको क्वेश्चन? बेटा सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर मैग्नेट, मान लो ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को किसी कंपास निडल के पास लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। क्यों डिफ्लेक्शन शो करेगा? क्योंकि ये तो मैग्नेट है ही, कंपास निडल में भी मैग्नेट ही होता है ना। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? सिंपल। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हमें क्या लिखना चाहिए कि मैग्नेट कंपास निडल की जो मैग्नेटिक निडल है उस पर लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आंसर में सिंपली लिख देना ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। बोलिए ड्यू टू, यस इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। टिक करिए इस क्वेश्चन को। ओके, ध्यान बोर्ड पर। अगर आपको एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो वो कैसे बनेगी? क्वेश्चन यही है। तो देखिए बेटा, आप सबको पता है बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इमेजिन करो बेटा, अगर ये मैग्नेट है, कौन है ये? मैग्नेट। तो डेफिनेटली मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, दिखेगी नहीं। आप बोलो सर हमने तो घर जाके मैग्नेट देखा तो हमको तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं दिखी। तो दिखती नहीं है वो, लेकिन यस होती है। तो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां तक कि उसका असर हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखने में कैसी होती है इसको आप ड्रॉ करके बताओ। तो बेटा फिर से कंपास निडल की मदद से आप इसको वाकई में शीट पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो कैसी होती है उसको हमें डायग्राम में अभी बना के बताना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन जो अगला है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है तो याद रखना बेटा, इसको जब प्रैक्टिकली बनाया जाता है तो ये इस तरह से बनती है। और यहां पर एक खास बात, मैग्नेट के पास में ये पास में होंगी, दूर जाओगे तो इनके बीच का गैप बढ़ेगा। डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। बेटा डायरेक्शन कहां पर होगा? नॉर्थ से साउथ। इस तरह से नॉर्थ से साउथ। और इंपॉर्टेंट बात, ये आपस में टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। और डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। थोड़ी लाइंस इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, बट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। अच्छा, मैग्नेट के अंदर अगर बनाना है तो डायरेक्शन आएगा साउथ से नॉर्थ। कहां आएगा बेटा? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है बोलिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा है बोर्ड एग्जाम वालों ने कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ड्रॉ करो। तो सारे बच्चे बना पाएंगे?
नोट्स में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे जस्ट अभी आए बेटा फटाफट जरा नोट्स निकालिए, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 आखिरी चैप्टर, चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसके अगले क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम वालों ने अलग अलग पूछा, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम वाले पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताओ। अभी देखो ये ड्रॉ किया ना आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप कोशिश करना पेंसिल से ड्रॉ करो और जैसा ऊपर वैसे ही नीचे, वैसे मेरे नीचे डायग्राम में दूर दिख रही है, ऊपर पास दिख रही है, तो थोड़ी सिमेट्री वाइज बनाना, आप आराम से बनेगा। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये ऑब्जेक्टिव में आएंगी आपको ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में, या डायरेक्ट एग्जाम में लिखने को आ सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अभी हमने सीखी, इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो पहली प्रॉपर्टी, आउटसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बोलो मेरे साथ, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and outside the magnet, sorry, and inside the magnet, and inside the magnet direction is from south to north। एक प्रॉपर्टी लिख दी। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा, कैसी होती हैं, तो एक प्रॉपर्टी बनी, बोलो मेरे साथ, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। बेटा बोर्ड में और एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन एक बार फिर से है कि 2 मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती, इसका भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो अपने आप में प्रॉपर्टी बन गई कि 2 फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक, अब क्वेश्चन आ गया क्यों नहीं होती, तो उसका रीजन सुनो। देखो बेटा, ये जो मैग्नेटिक लाइन है ना, ये आपको बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बेटा किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक लाइन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मेरे को बताना है, तो प्रॉब्लम ये है कि सर स्ट्रेट लाइन तो एक डायरेक्शन बता रही है, पर अगर आपने ऐसा कर्व बनाया, ये कर्व है ना, तो इसमें तो डायरेक्शन अलग अलग होगा। कैसे बताओगे डायरेक्शन, तो एक कॉमन सेंस वाली बात, अगर मुझे यहां डायरेक्शन बताना है इस पॉइंट पर, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर दूंगा एक टेंजेंट। बेटा क्या नाम सुना है टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है ना, तो ये टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे ही यहां पर, यहां टेंजेंट बता दो, ये डायरेक्शन हो गया। इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट बना दो। तो जल्दी बताओ, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होगा, पक्का। अब इमेजिन करो आपस में ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहां करा। अब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान दो, ऊपर वाले कर्व का टेंजेंट यहां बनेगा, सही है, और नीचे वाली मैग्नेटिक लाइन का टेंजेंट यहां बनेगा। तो बताओ एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन सेम हुए या अलग अलग, गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसलिए आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखना है हमको, हमें केवल इतना सा लिखना है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना, कौन बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, 2, जो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ बोलिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
two magnetic field lines never intersect each other. Never intersect each other. Because at point of intersection, there will be two directions of magnetic field. There will be two directions of magnetic field, which is not possible. Which is not possible. तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टियां लिख रहे थे ना. एक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड होगा, और इनसाइड होगा साउथ से नॉर्थ. दूसरी प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये होंगी पैरेलल लाइंस. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये होंगी पैरेलल लाइंस. तीसरी प्रॉपर्टी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी. तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अब अलग से क्वेश्चन आया, क्यों इंटरसेक्ट नहीं होंगी? तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ये इंटरसेक्ट हुई तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है. तो उसका आंसर फिर से एक बार याद करें, फिर आगे बढ़ेंगे. बोलो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. Because at point of intersection, there will be two directions of magnetic field, which is not possible. तो इतनी प्रॉपर्टियां इनफ है, हमने ये प्रॉपर्टियां लिख ली. और भी लिखना हो तो लिख सकते हैं. जैसे एक प्रॉपर्टी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो दिख रही है ना, इस पे टेंजेंट जो बनाओगे, क्या बनाओगे? वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा. क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो एक प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बड़े सिंपल है ये, आराम से नोट्स में मिलेंगे, इसको याद करिए. एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं. करें अगले क्वेश्चन की बात. चलिए, और भी कोई डाउट एक साथ क्लियर करेंगे. अगला क्वेश्चन देखो, यही 2023 में 2025 में बोर्ड एग्जाम में आया है, जो जस्ट अभी बताया. क्वेश्चन क्या अगला देखो, टिक करो उस पे. व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दिख गया क्वेश्चन? आया है ना क्वेश्चन, अभी लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम में आया है. तो उसको टिक करिए. कर लिया डिस्कस. अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा. अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए. उसी पेज पर, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2, अगला वाला. क्या दिया है? The magnetic field in the given region is uniform. आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या ड्रॉ करना है? डायग्राम. अरे तो पैरेलल लाइंस बना दो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डायग्राम. ठीक, टिक करो उस पे भी. अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे. अब अगला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ही है, ये सब हम एनसीईआरटी के ही कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. अब आप जरा ध्यान से इसके बेसिक फंडे को समझ लो. क्या है ये क्वेश्चन, क्या है वो तो बता ही रहा हूं, पहले बेसिक फंडा समझो सोलेनॉइड का. सोलेनॉइड कौन? बेटा एक सिलेंडर. हम एक काम करते हैं ना, सोलेनॉइड बनाते हैं. ये है ना, इसको आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर लो. ये इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर ही लेना. अब इसके ऊपर कॉपर के वायर को ऐसे एक के ऊपर बिल्कुल पास पास लपेट दो. एक वायर यहां निकल के आ रहा है, एक वायर यहां निकल के आ रहा है. अब यहां पे इसमें करंट फ्लो करो. क्या फ्लो करो? तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो बेटा आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो? जब जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? उसके आसपास प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड. कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. तो बताइए, जब इस वायर में करंट फ्लो होगा तो इस पूरे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. तो बताइए किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड में? तो याद रखना, अगर ये सोलेनॉइड है और ऐसे कॉपर के वायर आपने इसके ऊपर लपेटे हुए हैं, यहां से करंट जाएगा, सभी टर्न से होके गुजर के यहां से निकल के आएगा. तो ये जो सोलेनॉइड बना है ना बेटा,
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सोलेनॉइड के अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगी, पैरेलल लाइंस, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा कौन सी बोलो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी होगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मन में एक सवाल तो आना चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है, चलो मैं ही पैदा कर देता हूं। सवाल ही आना चाहिए कि सर हम सोलेनॉइड की बात क्यों कर रहे हैं? आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो आप एक काम करो, एक वायर लो, उसको ऐसे सर्कुलर शेप में गोल घुमा दो, ऐसे यहां से करंट फ्लो कर दो, यहां से बाहर आन दो, इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो फिर इतने सारे तामझाम की क्या जरूरत है? तो एक सिंपल जवाब है इसका बेटा, क्या? एक सिंगल टर्न होगा ना, तो इसमें कम करंट हुआ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम हुई। पर सोचो, इन सबके कारण अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं होगी? वो सब कुछ जुड़ जाएगी और आपको एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आई बात समझ में? तो सोलेनॉइड की हम क्यों बात करते हैं? ताकि हमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मिले। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। आइए समझ में? तो क्वेश्चन था आपका एमसीक्यू, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 13 चैप्टर 12, फटाफट नोट्स में देखें। आप देखें क्वेश्चन 3 वाला है कि बताइए सोलेनॉइड के लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो सोलेनॉइड के लिए जो सही ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट। जो मैंने समझाया, सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों? सेम। क्या होगी? सेम। राइट? चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, आगे आइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन चेंजेस व्हेन इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड? बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मुझे नहीं पता आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्या कॉन्सेप्ट पता है, बट मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूं आखिर ये क्या चीज है। बड़े ध्यान से सुनो और मुझे बताओ फटाफट। आप सबने नाम सुना है ना फेमस वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? बोलो यस सर। अरे पूछूंगा नहीं, डरो मत, बोलो यस सर। हाँ सर, अब यस सर बोल देंगे, क्योंकि अगर हमने यस सर बोला और आपने हमसे पूछा तो हम तो नहीं बता पाएंगे। पर हां सुना जरूर है सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैंने आपसे यह बात पहले भी एक बार पूछी है, बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सब बच्चे अपना अपना आंसर दे रहे थे और मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बताई थी। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। क्या कहा था? एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। अरे तो उल्टे हाथ से क्या पड़ता है? लपड़, और लपड़ मतलब फोर्स, लपड़ मतलब तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल फोर्स निकालने में होता है। क्या निकालने में होता है? चलो, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां से घुस गया सर? क्वेश्चन तो कुछ और है। अरे पहले सुनो, मैं बता रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे जाके काम आएगा, इसलिए अभी से सुनो। फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड किया, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट और थंब फोर्स। थंब फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में, सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट वाला वायर है, कोई करंट वाला वायर है, तो उस पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। यही फंडा मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। तो आप सबने सुना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर, सॉरी करंट कैरिंग वायर, कौन सा वायर? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है? परपेंडिकुलर। इनके बीच में एंगल 90 दिख रहा है ना बेटा? आपस में कैसे हैं ये? परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम्पल के लिए ऊपर, करंट जा रहा है मान लो वायर में आगे, तो इस वायर पे फोर्स जो लगेगा ना, वो लगेगा थंब। बाहर की तरफ आ रहा है तो ये थंब बताएगा फोर्स। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ रही बात? ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई प्रोटॉन
प्रोटॉन, प्रोटॉन पता है ना चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है मतलब करंट के बराबर हुआ। अरे प्रोटॉन अगर मोशन कर रहा है तो वो करंट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोटॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर प्रोटॉन मोशन कर रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बताओ प्रोटॉन की क्या क्या वैल्यू चेंज होगी। ऑप्शन नंबर 1, क्या स्पीड चेंज होगी, दूसरा मास चेंज होगा, अगला वेलोसिटी चेंज होगी या मोमेंटम चेंज होगा। तो देखो प्रोटॉन का मास वो तो कभी चेंज हो नहीं सकता, उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी ये दो ऑप्शन दिए हैं उसने। अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर कहां पर है, डायरेक्शन का। किसका, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है डायरेक्शन का। अगर प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स इससे निकालेंगे। तो बेटा इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो प्रोटॉन सीधी जाने की बजाय इस तरफ आएगा जिस तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना वो डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो याद रखना क्या चेंज नहीं होगी, स्पीड, केवल क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। और बेटा मोमेंटम, मुझे नहीं पता आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर प्रोटॉन की वेलोसिटी चेंज हुई तो डेफिनेटली मोमेंटम भी चेंज होगा। तो दो आंसर हैं इस बार, वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा, पर स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के बारे में भी थोड़ी बात कर ली। क्लियर है आप सबको। तो याद रखना क्या क्या चेंज होगा प्रोटॉन की, वेलोसिटी और मोमेंटम। अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट, अगले पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, याद आया? व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, कुछ याद आया? नहीं याद आया। कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। चलो यस, ध्यान दो इधर। मेरे पास ये है एक वायर, इमेजिन करो ये कौन है, ये कौन है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। किस तरफ, राइट। अब बताओ अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? आवाज नहीं आई, डेफिनेटली होगी सर। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसका डायरेक्शन कैसे निकालें हम, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए बेटा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा बच्चों, अब राइट हैंड थंब रूल क्या है सर, थोड़ा बता दो, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि राइट हैंड थंब रूल लिखो और ये एग्जाम में काफी बार आ रहा है, बार बार। तो बड़े ध्यान से सुनना, हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, रटी रटाई भाषा नहीं चलती, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करो। आप पहले इस आंसर को लिखने के खुद से समझ लो मुझे लिखना क्या है। तो मुझे लिखना है, सुनना, मेरे राइट हैंड में इस वायर जिसमें करंट जा रहा है ऊपर, अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है थंब, इसको मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा। किस डायरेक्शन में? और अपनी फिंगर्स, ये जो उंगलियां हैं फिंगर्स, इनको कर्व शेप में मोड़ूंगा। किस शेप में? तो ये कर्व शेप बताएगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बड़े ध्यान से सुनना इसको, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आपको। माना ये वायर और इसमें जा रहा है करंट, मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो इस तरह से कर्व शेप में फिंगर्स को मूव करूंगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहां से कहां आएगी, तो ये सर्कुलर शेप होंगी। कैसी होंगी? अब इसको डायग्राम में बताने के लिए हम ऐसे इलिप्टिकल शेप बनाएंगे। कौन सा शेप? इलिप्टिकल शेप। और उसमें भी एरो बनाएंगे, यहां से अंदर और यहां से बाहर। तो इस तरह से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन में पूछा, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखने में कैसी दिखेगी?
तो कैसी दिखाई देगी? ये हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बोलो कौन है? आवाज नहीं आई बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कॉमन सेंटर वाले सर्कल। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। राइट? क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताओ क्या है? एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हम हमारे राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। कर्व फिंगर्स, कौन सी फिंगर्स? कर्व फिंगर्स हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? होल्ड वायर इन राइट हैंड, होल्ड वायर इन राइट हैंड such that thumb indicates direction of current, thumb indicate direction of current, then curve fingers shows direction of magnetic field. बच्चों, मुझे नहीं पता आपने इसको याद करा नहीं करा, रटा नहीं रटा, लेकिन मैं तो हमेशा एक ही रिकमेंडेशन दूंगा आप सबको, बच्चों इसको रटना मत, खुद से लिखो। होल्ड, सुनना फिर से, होल्ड wire in right hand such that thumb indicates direction of current, thumb indicates direction of current, then curve fingers shows direction of magnetic field, shows direction of magnetic field. ये कौन सा रूल है बेटा? राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आराम से इसको देखना फिर से और पॉज करके इसको लिखकर याद करना है, कर लेना। राइट? बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। हो सकता है नोट्स में भाषा अलग हो, पर मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में सिखाऊंगा और समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बताइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अलग है। दोनों रूल्स बिल्कुल अलग है। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। सारे बच्चों का ध्यान पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में और उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैंने आपको सिखा दिया, फर्स्ट फिंगर किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? मिडिल फिंगर करंट, शाबाश। और थंब इंडिकेट्स फोर्स, वेल डन, वेरी गुड, फोर्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सुनना बड़े ध्यान से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर हम लिखेंगे स्ट्रेच। क्या लिखेंगे बेटा? स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब of left hand, such that they are perpendicular to each other, then first finger indicates direction of magnetic field, middle finger indicates direction of current, and thumb indicates direction of force, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सिंपल भाषा में। कर पाएंगे? नोट्स में अवेलेबल है, आराम से मिलेगा। ओके, अब एक बार फाइनली सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करना, सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन आया राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमें लिखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, middle finger, thumb of left hand such that they are perpendicular to each other. Then first finger indicates direction of magnetic field, middle finger indicates direction of current, then thumb indicates direction of force. Easy है? अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बताइए मुझे।
सर एक मिनट, राइट हैंड थंब रूल सीख लिया ना? अरे राइट हैंड थंब रूल सीखा ना? वो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड करो फिंगर, ये राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है, क्या है? केवल राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सीखा, अब उनने पूछा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए इस्तेमाल होता है? तो बच्चों अब कहानी अलग है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? याद है, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसके अक्रॉस आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। खैर ये लंबी कहानी है, काफी लंबी हो जाएगी, हम इसकी बात नहीं करें। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा रूल लगता है? तो रूल याद रखना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इसके बाद एक बात और काम की। अब जो काम की बात है बेटा ये वाली अपनी, कौन सी? सुनना ध्यान से। फ्यूज वायर, याद आया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? फ्यूज वायर। अब बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। जो फ्यूज वायर है ना बेटा, लाइव वायर है ना बेटा, न्यूट्रल वायर है ना बेटा, इनसे जुड़ी कहानी सुनो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज वायर। याद है आपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट सुना है? शॉर्ट सर्किट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए आपको, तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले लाइव वायर, वो वायर होता है जनरली रेड कलर का होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर होता है न्यूट्रल वायर, कौन सा वायर? इसमें कोई करंट नहीं होता। और एक वायर होता है अर्थिंग, कौन सा? अर्थिंग। अब आपको एनसीईआरटी बुक में है पेज नंबर 14 पर यह क्वेश्चन कि बताइए क्यों अर्थिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में आया भी है, आप सुन लो, आराम से मिल जाएगा सबको। बताओ क्यों अर्थिंग वायर का इस्तेमाल होता है? तो माना ये कोई एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, हमने इससे कनेक्ट करके रखा है अर्थिंग वायर। क्यों? गलती से अगर इसमें ज्यादा करंट आ गया तो अर्थिंग वायर जो होता है ना बेटा, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या कम होता है? और रेजिस्टेंस कम होने से उसमें ज्यादा करंट जाएगा। आपको पता है ना, रेजिस्टेंस कम तो करंट। तो अगर किसी कारण से डिवाइस में ज्यादा करंट आ जाए, कौन सा करंट? ज्यादा करंट, तो वो अर्थिंग वायर से होके कहां चले जाता है? अर्थ में। डिवाइस पे नहीं आएगा, वो कहां चले जाएगा? अर्थ में। तो आपका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन क्या है सर बताओ। क्वेश्चन ये है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं अर्थिंग वायर का? तो हमारा आंसर होगा इसका रेजिस्टेंस होगा कम, इसका रेजिस्टेंस होगा। तो एक्स्ट्रा करंट को कहां ट्रांसफर करना है? अर्थ। कहां ट्रांसफर करना है? अर्थ। अब आते हैं फ्यूज वायर। कौन सा वायर? अच्छा बताओ, क्या फ्यूज वायर सेफ्टी डिवाइस है? क्या सेफ्टी डिवाइस है? क्या होता है, हमारे घर में जब करंट आएगा सारे डिवाइसेस ऑपरेट होंगे। गलती से अगर सप्लाई करंट, जो मेन करंट आ रहा है ना, वो अगर बढ़ जाए किसी भी कारण से, वोल्टेज बढ़ने से अगर वो बढ़ जाए, तो बताओ सारे अप्लायंसेस खराब होंगे नहीं होंगे? उसको बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर जो है, इसकी खासियत सुनो। एक पतला सा वायर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा कौन सा पॉइंट? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के फायदे क्या हैं? अगर इसमें फ्यूज वायर में ज्यादा करंट चले गया तो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से ये पिघलेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम है, पिघलेगा तो टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूटा, हमारे घर का सर्किट ब्रेक हुआ, क्योंकि हमारे घर में करंट पहले फ्यूज वायर से होते हुए हमारे आ रहा है। अगर फ्यूज वायर ही टूट गया तो हमारे घर का कनेक्शन कट हो गया, और कनेक्शन कट हो गया तो फिर हमारे घर पे जो स्ट्रॉन्ग करंट आ सकता था, डैमेज हो सकती थी डिवाइस, वो पहले ही फ्यूज वायर ने रोक दिया। तो बेटा
फ्यूज वायर है सेफ्टी डिवाइस। कौन सा डिवाइस? और इसका काम स्ट्रॉन्ग करंट से डैमेज होने से अप्लायंसेस को बचाना। आई बात समझ में? आपसे पूछे फ्यूज वायर की खासियत बताओ, क्या बताओगे? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट है कम, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट है कम, और ये पतला वायर होता है, थिन वायर। ठीक है, समझ में आई बात? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? अब बताओ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हां सर, आप बताओ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? चलिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो, ये वाला लाइव वायर है। कौन सा वायर? मैंने कहा ना लाइव वायर में करंट जाता है। और ये है न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर? अब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर ये सब साथ में जाते हैं एक साथ। इसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन है। अगर ये खराब क्वालिटी के सस्ते वाले वायर हैं तो लगातार इनमें करंट जाएगा तो ये गर्म होगा, तो आसपास का प्लास्टिक पिघलेगा नहीं पिघलेगा? अगर गलती से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो बताओ, इसमें तो करंट जा ही रहा था, इसमें भी साथ साथ करंट जाना स्टार्ट होगा नहीं होगा? तो बताइए, डिवाइस में करंट अचानक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग तक लग जाती है। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? व्हेन लाइव वायर comes in contact with neutral wire. When live wire comes in contact with neutral wire, then amount of current suddenly increases. And it causes short circuit. तो ये कहानी है बेटा शॉर्ट सर्किट की। आप आइए पेज नंबर 14 पर, नोट्स में है 14 पेज नंबर 14 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज 205 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। बताओ, 2 ऐसे सेफ्टी मेजर आप इस्तेमाल करते हो जो घर के अप्लायंस को बचा सकते हैं स्ट्रॉन्ग करंट से। एक तो अभी नाम सुना आपने, फ्यूज वायर, और एक और वेरी गुड, अर्थिंग और फ्यूज वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करो उस पे फटाफट। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जल्दी से पढ़ लो। जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपने फ्रेंड से शेयर कर लो बेटा, अभी कम से कम फटाफट। क्वेश्चन को बोलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वाला। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। जिनके पास नोट्स अभी फिलहाल नहीं है वो सुन लो। एक इलेक्ट्रिक ओवन है बेटा, एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट का। कितना बोलो? 2 किलो मतलब आपको पता होना चाहिए 1000, मतलब 2 into 10⁻³ वॉट की एक इलेक्ट्रिक ओवन आपको दिया है। ठीक, आगे बोला है इसको ना 220 वोल्ट पे ऑपरेट करो। कितने वोल्ट पे बेटा? 220 वोल्ट पे ऑपरेट करो, राइट। आगे क्या बोला? इफ इट हैज करंट 5 एम्पियर, इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सप्लेन। अगर इलेक्ट्रिक ओवन इतने वॉट का है, इस वोल्टेज इस करंट पे चला रहे हो, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो सिंपली सुनो मेरी बात, हम सबको पता है ना फॉर्मूला P = V × I। यस और नो बेटा? पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? P = V × I। वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 220। करंट कितना दे रखा है? 5। चलो मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 0, पावर कितना आया? 1100 वॉट, और अप्लायंस कितना था? 2 × 10⁻³ बताओ, अप्लायंस की पावर ज्यादा है या आपने जो निकाली वो पावर ज्यादा है? अप्लायंस की पावर क्या है बेटा? ज्यादा। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट नाउ? अब इसके आंसर में जो लिखा है वो पहले पढ़ दूं ताकि आपको समझ में आए। यहां तक निकालने के बाद सुनना, द पावर ऑफ ओवन टू
into 10 to the power 3 is larger than maximum limit of circuit. Therefore, due to overloading, fuse wire will melt. बेटा देखो क्या है कि आप जिस अप्लायंस को चला रहे हो वो इतनी ज्यादा पावर का है कि जब आप इसका इस्तेमाल सर्किट में करोगे ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट जाने से जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट होगा। सर आपको कैसे पता है सर? अरे बेटा आप देखो इस डिवाइस में करंट कितना जा रहा है, बात समझ में आ रही? आप समझो इस बात को कि अगर इसको आप चलाओगे तो 5 एंपियर करंट जाएगा, तो इतनी पावर है। लेकिन आप जिस डिवाइस को ऑपरेट करने वाले हो वो तो ज्यादा पावर वाला है, तो वो ज्यादा करंट लेगा कि कम करंट? और ज्यादा करंट लेगा, तो उस कारण से ये फ्यूज वायर वो तो मैक्सिमम 5 एंपियर ही झेल सकता है, और आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो वो तो ज्यादा वॉट का है ना, तो क्या होगा? ये फ्यूज वायर मेल्ट होगा। ओवरलोडिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है। कौन सा शब्द? ये डिवाइस ज्यादा करंट ले रहा है, ओवरलोडिंग होने से फ्यूज वायर गर्म होके मेल्ट हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? फाइनली सुनो, पावर दे रखा है गिवन, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है। आपने इस वोल्टेज और करंट की मदद से क्या निकाल दिया? पावर। और इस पावर की मदद से V इंटू आई से आपने ये पावर निकाला। ये पावर कम है और जिस डिवाइस को चला रहे उसकी पावर, तो ये ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा। ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग होगा तो डिवाइस फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन अगला है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक वायर? बेटा सर्किट का ओवरलोडिंग से बचने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल होता है? फ्यूज वायर। कौन सा वायर? कौन सा वायर? फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या करेगा?